गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से राजनीति विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पहला जो भाग था उसको पब्लिश कर दिया है, किंतु वीडियो 20 मिनट से अधिक लंबा हो रहा था, तो इसी कारण से हमने इसको दो पार्ट में विभाजित करने का सोचा। और उसी कड़ी में आज हम इस दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए, पिट्स एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे जिस पर कल चर्चा हमारी अधिशेष रह गई थी, उन पिट्स एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उस पर आज हम लोग एक विस्तृत चर्चा करते हैं। ये कल का थोड़ा सा रिकैप है। कल हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि किन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस एक्ट की नींव रखी गई। इसमें जो मुख्य चीज़ उभर कर आई कि हेनरी डुंडस, एडमंड बर्क और जेम्स फॉक्स, जो कि कंपनी के कामकाज पर बड़ा बारीकी से नज़र रखते थे, उनका ये प्रयास था कि किसी तरह से संसदीय कानूनों के माध्यम से या अधिनियमों के माध्यम से कंपनी के भारत स्थित शासन को नियंत्रित किया जाए। तो इसी प्रयास में फॉक्स के द्वारा एक मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स से वो पारित कराने में भी सफल रहे थे, किंतु लॉर्ड सभा के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद में जो नई गवर्नमेंट पिट्स के नेतृत्व में बनी, तो उन्होंने उन सारी कमियों को दूर करते हुए एक सभी पक्षों का ध्यान में रखते हुए एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसको कि संसद के द्वारा पारित किया गया और उसी के आधार पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के क्या कारण थे, इसके पीछे कौन से ऐसे विशेष कारण और परिस्थितियां रही थी जिसकी वजह से इसको निर्मित किया गया, तो यहाँ पर आप कल भी हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल में मतभेद हुआ करते थे, क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के आपस में जो संबंध थे वो बहुमत के आधार पर निर्धारित होते थे। और बहुमत में एक बड़ी समस्या ये थी क्योंकि 4 सदस्यीय काउंसिल थी, और ऐसी स्थिति में किसी भी नियम या आदेश का उस काउंसिल से सहमति ले पाना थोड़ा सा गवर्नर जनरल के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इस वजह से ये जो 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की एक जो संस्था की संकल्पना की गई थी और जिस उम्मीद से की गई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और एक डेडलॉक की स्थिति हमेशा दोनों के बीच में बनी रहती थी। इसी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अन्य प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर्स थे, खासतौर से मुंबई, जिसको हम आज कहते हैं, पूर्व में वो बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी, बॉम्बे, और मद्रास की जो प्रेसिडेंट या जिनको हम गवर्नर कहते हैं, उनके बीच में काफ़ी रस्साकशी होती थी। और वो हमेशा इस तरह से प्रयास करते थे कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नियम और उसके आदेशों की अवहेलना करे और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व और एक स्वेच्छाचारिता के रूप में, अपना एक निर्णय लेने के निकाय के रूप में वो अपना क्षेत्राधिकार बनाए रखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। भ्रष्टाचार हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही थी। उदाहरण भी आप देख सकते हैं, अमेरिका हालांकि स्वतंत्रता की उन्होंने घोषणा 1776 में कर दी थी, किंतु फिर भी काफ़ी समय से वहाँ संघर्ष चलता रहा और ये संघर्ष लगभग 83 के आसपास समाप्त हुआ। तो ब्रिटिश हुकूमत लगभग अमेरिकी उपनिवेश से हाथ धो चुकी थी और एक बहुत बड़ा नकारात्मक एक प्रभाव ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पड़ने की पूरी आशंका व्यक्त की गई थी। तो इस परिस्थिति में इस नुकसान को कुछ हद तक संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ से या भारत की ओर से धन का आगमन ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए ज़रूरी हो गया था। 1782 का संवैधानिक संकट, जिसमें क्राउन के कहने पर यानी कि सरकार के कहने पर भी कंपनी ने अपने 2 अधिकारियों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। तो एक 1782 के एक संवैधानिक संकट के रूप में जिसको हम जानते हैं। अब जो हमारा इस व्याख्यान का जो मुख्य बिंदु है वो है कि 1784 के पिट्स एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे और इन प्रावधानों ने किस तरह से भारत स्थित कंपनी के शासन और
ब्रिटेन स्थित कंपनी के शासन को प्रभावित किया और उसमें किस तरह के परिवर्तन की प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किए गए। तो आइए एक एक बिंदु को हम लोग चर्चा में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंदन में कंपनी सरकार से संबंधित जो प्रावधान थे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए या तो कोर ऑफ द इस एक्ट को कहा जाना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। देखिए हम लोग जो संचालक मंडल था जिसको कि हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से संबोधित करते हैं या उसको संचालन समिति भी कहते हैं या निदेशक मंडल भी कहते हैं, जो कि मुख्यतः कंपनी के कामकाज को देखने वाली एक समिति थी जिसके 24 सदस्य हुआ करते थे, जिसकी हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। तो इसके ऊपर या इसको नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालन समिति जिसके कि 24 सदस्य हुआ करते थे, पर नियंत्रण रखने के लिए एक 6 सदस्यीय संसदीय समिति बनाई गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि दिस इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही बनी थी, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका अध्यक्ष होता था। 6 सदस्यीय जो संसदीय समिति थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका अध्यक्ष होता था। वह चांसलर ऑफ एक्सचेकर और अन्य 4 प्रीवी काउंसिल से सदस्य उसमें हुआ करते थे, जो कि क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनकी कृपा तक ही पद पर रह सकते थे। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर ये एक्स ऑफिसो एक तरह से कहना चाहिए कि इस समिति के सदस्य होते थे, अर्थात कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर ये तो जो व्यक्ति इन पदों पर है उन व्यक्तियों का एक्स ऑफिसो के रूप में इस समिति का सदस्य होना आवश्यक था। और वो अपने आप ही जैसे ही इन पदों पर जाते, जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, तो वो अपने आप ही इस 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य माने जाते थे। अन्य जो 4 सदस्य थे उनको क्राउन के द्वारा सरकार के सिफारिश पर नियुक्त किया जाता था। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं। ये एक तरह से ब्रिटेन की जो खजाना था उसके लिए एक नियंत्रणकारी अधिकारी था, या दूसरे शब्दों में कहें कि आज की तारीख में हम जिसको वित्त मंत्री कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर के रूप में संबोधित किया जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो है 1784 के पिट्स एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो कंपनी की संचालन समिति थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र हैं उनके नागरिक, सैनिक व राजस्व संबंधी सभी कृत्यों और संचालन की अधिसूचना, निर्देशन और नियंत्रण, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपे गए कि कंपनी के अधीन जो भी भारत में क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से संबंधित जो भी नागरिक गतिविधियां थी, जो भी नागरिक गतिविधियों के तौर पर कार्य किए जाते थे, आदेश दिए जाते थे, नियम विनियम बनाए जाते थे, सैनिक संबंधी जो कार्य होते थे और राजस्व संबंधी जो सभी कृत्य होते थे, उन सब का संचालन की अधिसूचना बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्राप्त करनी थी और साथ ही साथ निर्देशन भी करना था और कंपनी को इन सभी मामलों में नियंत्रित भी करना था। तो ये 3 प्रमुख कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 1784 के पिट्स एक्ट के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। इसके लिए बोर्ड को ये अधिकार दिया गया था कि कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड को वो देख सकते हैं और व्यावसायिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रेषण को बिना अनुमति के नहीं भेजा जा सकता था। दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार था कि वो कंपनी के व्यावसायिक डिस्पैच को छोड़ के कि जो भी पत्राचार निदेशक मंडल के द्वारा भारत स्थित प्रशासन के साथ किया जाता था, उसमें व्यावसायिक को छोड़कर अन्य किसी भी प्रेषण को भेजने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी आवश्यक थी। इसका उद्देश्य यही था कि निदेशक मंडल और भारत स्थित कंपनी के प्रशासन के बीच में किस तरह की बातचीत, वार्तालाप या किन मुद्दों को लेके डिस्कशन चल रहा था, उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरह अधिसूचित होना चाहिए। उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह की निर्देश और आदेश निदेशक मंडल के द्वारा भारत स्थित कंपनी के शासन को दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक कर दिया गया था कि किसी भी तरह का डिस्पैच एक्सेप्ट कमर्शियल,
क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यावसायिक लाइसेंस चार्टर के माध्यम से दिया गया था। तो व्यावसायिक मामलों में कंपनी काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी और 1783-1784 के एक्ट में भी उसकी व्यावसायिक स्वतंत्रता को बनाए रखा गया था। किंतु कंपनी के जो राजनीतिक, नागरिक और सैन्य संबंधी मामले थे, उन सब पर ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास 1773 से प्रारंभ हुआ। 1784 में हम उसको और स्पष्टता से यहाँ पर देख सकते हैं। अगला बिंदु इसमें आता है कि बोर्ड को कंपनी के पत्रों को, आदेश व निर्देशों को संशोधित अस्वीकार करने की शक्ति भी थी। ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और बोर्ड किसी भी प्रेषण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को आदेश दे सकता था। इसका तात्पर्य था कि अगर बोर्ड कंपनी के सभी पत्रों को, आदेशों को, निर्देशों को संशोधित करने की शक्ति भी रखता था, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति के लिए व्यावसायिक के अतिरिक्त हम अगर बात कर रहे हैं, व्यावसायिक के अतिरिक्त कोई भी पत्र, आदेश व निर्देश बिना उसकी स्वीकृति के, क्योंकि भारत भेजे नहीं जा सकते थे, तो ऐसे स्थिति में ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार मिल जाता है कि उन पत्रों को वो संशोधित कर सकें। साथ ही अस्वीकार करने की शक्ति भी थी और वो उसमें संशोधन के लिए भी निदेशक मंडल को कह सकते थे। और साथ ही कोई विशेष सूचना या आदेश अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत स्थित प्रशासन तक पहुंचाना होता था, तो उस संदर्भ में भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आदेश दे सकता था। अगला जो बिंदु इसमें आता है कि पत्राचार हेतु 3 सदस्य की एक गुप्त समिति थी। देखिए, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी संचार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में होता था, उसको संधारित करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए एक डायरेक्टर जो कि 24 हुआ करते थे, उनमें से ही 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति का निर्माण किया गया था। और इस गुप्त समिति के माध्यम से ही सारे के सारे पत्राचार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में हुआ करते थे। साथ ही साथ ये एक छोटी सी बॉडी, क्योंकि हमेशा से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ निकट संपर्क में रहती थी, तो एक तरह से आगे चलकर इसने कंपनी प्रशासन के ऊपर एक तरह से इनडायरेक्टली अपना एक प्रभाव स्थापित कर लिया था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल के बीच में एक संचार की कड़ी के रूप में ये कार्य करती थी। बोर्ड ऑफ सदस्यों का जो वेतन था वो भारत के राजस्व पर भारित था और बोर्ड की को नियुक्ति और हटाने का अधिकार नहीं था, ये कंपनी के पास था। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये हमने अपने पहले व्याख्यान में भी स्पष्ट किया था कि बोर्ड के जो सदस्य थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, जो कि 6 थे, ये एक संसदीय समिति थी, संसद के द्वारा, अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके जो वेतन और भत्ते थे वो भारत स्थित राजस्व पर आधारित थे। और साथ ही साथ, लेकिन यहाँ ध्यान हमको ये रखना चाहिए कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के जो अधिकारी थे, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल एंड जनरल ऑफ प्रेसिडेंसीज, वो अन्य अधिकारी, उनको नियुक्त करने और हटाने का अधिकार नहीं था, ये कंपनी के पास ही था। ये जहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्तर पर अगर हम बात करें कि 1774 के एक्ट ने क्या परिवर्तन लाए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24 सदस्य ही थे और उन्हें पूर्ण कमर्शियल विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि क्योंकि वाणिज्यिक कंपनी थी तो वाणिज्यिक अधिकार जो हैं वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल को पूरी तरह विशेष अधिकार दिए गए थे। उसे पूर्ण स्वतंत्र रखा गया था। केवल राजनीतिक, नागरिक और सैन्य क्षेत्र में संसद ने अपने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी। भारत में नियुक्त और पद नियुक्ति पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पूर्ण नियंत्रण था, ये पुनः यहाँ पर दोहराया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखनी है कि यद्यपि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया था, हमने बात की कि कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल के पास था, उन्हें हटाने का अधिकार भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। किंतु साथ ही साथ यहाँ पर एक पैरेलल और समानांतर अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी दिया गया था। हालांकि वो नियुक्त नहीं कर सकते थे, किंतु वो वापस बुला सकते थे। कंपनी के किसी अधिकारी के कामकाज से अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल खुश ना होता या उसके आदेशों की किसी तरह से अवहेलना उन्हें प्रतीत होती, तो निश्चित रूप से इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत स्थित किसी भी अधिकारी को वापस बुलाने का आदेश दे सकते थे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इक्वली।
अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कंपनी के भारत शासन संबंधित प्रावधान में किस तरह का परिवर्तन 1784 के इस एक्ट के द्वारा लाया गया। हमने अब तक जो बात की वो लंदन स्थित कंपनी के जो निदेशक मंडल थे उस संदर्भ में हमने बात की, या लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित, उसके शासन से संबंधित क्या परिवर्तन किए गए उस पर हमने अभी तक चर्चा की। अब हम चर्चा इस बात पर करते हैं कि भारत में कंपनी के शासन पर किस तरह के प्रभाव पड़ने इस एक्ट के माध्यम से तय थे। ये यहाँ पर हम एक बिंदुवार देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला बिंदु आता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। एक स्थान जो है कमांडर इन चीफ को दिया गया। ये भी एक्स ऑफिसो एक तरह से पद हो गया, यानी कि जो भी व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा वो ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक सदस्य होगा। इस तरह से गवर्नर जनरल की जो काउंसिल की जो संख्या थी, उसके जो सदस्य थे वो 4 की जगह अब 3 कर दिए गए। गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट देने का अधिकार हमने पहले भी उल्लेख किया है, 1773 के एक्ट में भी था, परंतु ये अप्रभावी रहता था क्योंकि 4 सदस्य थे। तो ऐसी स्थिति में बराबर का मत विभाजन काउंसिल के सदस्यों के बीच में नहीं हो पाता था। काउंसिल के अधिकतर सदस्य एक तरफा ही संगठित रहते थे और एक तरफ होकर ही गवर्नर जनरल के कार्यों का विरोध करते थे। तो उस कारण गवर्नर जनरल कभी कास्टिंग वोट देने की स्थिति में आ नहीं पाता था। लेकिन इस प्रावधान में क्योंकि काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी है, तो अब गवर्नर जनरल इफ़ेक्टिवली बहुत प्रभावकारी तरीके से अपना कास्टिंग वोट देने की स्थिति में आ गया था। मान लीजिए कि 3 सदस्य हैं और 2 सदस्य एक राय रखते हैं, तो बचा एक सदस्य। क्योंकि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी के एक सदस्य होने के नाते भी एक वोट देने का अधिकार था, तो उसका स्वयं का अपना एक वोट होता था और एक सदस्य उसकी तरफ होता था। तो इस तरह से 2 और 2 इस तरह का विभाजन मतों में हो जाता था। तो ये जो विभाजन है ये टाई हो जाता था, 2 एक तरफ होते थे और 2 एक तरफ होते थे, 2 पक्ष में 2 विपक्ष में। तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो कास्टिंग वोट देने का अधिकार था वो ट्रिगर हो जाता था। अब गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देने की स्थिति में था, किंतु 1773 के एक्ट में कास्टिंग वोट देने का अधिकार होते हुए भी गवर्नर जनरल कभी उसका प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि सदस्यों की संख्या 4 थी, एक तरफ 3 होना स्वाभाविक था। तो जब तक दोनों पक्षों में बराबर मत नहीं होंगे गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट नहीं दे सकता, या किसी भी अन्य संस्थान में जहाँ के अध्यक्ष को या स्पीकर को, सभापति को कास्टिंग वोट देने का अधिकार है, वो उसका प्रयोग उसी स्थिति में करता है जब पक्ष और विपक्ष का जो मत विभाजन है वो टाई हो जाए, वो बराबर पे आ जाए, तब ही निर्णायक मत देने का अधिकार उस संस्था या उस समिति के अध्यक्ष को होता है। सेम रूल हमारे लोकसभा के स्पीकर पे भी अप्लाई होता है। आपको जानकारी होगी कि जब भी मत विभाजन की स्थिति होती है, यदि पक्ष विपक्ष में बराबर के मत पड़े तो ही लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा वो सामान्य मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये आपको कास्टिंग वोट के संदर्भ में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो बिंदु हमारे सामने आता है कि केवल अनुबंधित अधिकारियों को ही परिषद में नियुक्ति का पात्र माना गया। पहले सार्वजनिक जीवन में, यानी कि ब्रिटेन की जो पब्लिक लाइफ में महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, उनको भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के लिए योग्य मान लिया गया था, जिसका परिणाम ये होता था कि उनका जो रवैया होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन के प्रति अधिक झुकाव का होता था। और गवर्नर जनरल क्योंकि एक कंपनी का अधिकारी माना जाता था और होता था, तो उसके विरुद्ध में वो कई सारे षड्यंत्र करते रहते थे। तो इसी कारण जो एक्ट के माध्यम से जो कि प्रशासनिक ढांचा सोचा गया था वो उस रूप में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को संशोधित करते हुए केवल अनुबंधित अधिकारी, यानी कि कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्टेड लोग हैं, उन्हीं को परिषद में नियुक्ति का पात्र माना गया, ना कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति को जिसे 1773 के एक्ट में था। तो दिस इज़ ये भी इक्वली महत्वपूर्ण है। कंपनी की अगला बिंदु जो हम देखते हैं कि कंपनी की भारत में संपत्तियों को पहली बार ब्रिटिश संपत्ति, यानी कि ब्रिटिश पोजीशन माना गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इस बात को माना कि कंपनी के अधीन भारत का जो शासन है, उसकी जो संपत्तियां हैं, उसका जो क्षेत्राधिकार है, वो बेसिकली ब्रिटिश पोजीशन है। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि कंपनी जो है भारत में जो शासन चला रही है वो एक तरह से ट्रस्टी है, या आगे चलकर उससे ये जो शासन और प्रशासन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो यहीं से इसके संकेत हमें मिलने लगे थे। इसमें साफ ये कहा गया था कि कंपनी के अधीन जो भी संपत्ति भारत में है वो ब्रिटिश पोजीशन मानी जाएगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
इसके साथ अगला जो बिंदु है कि अन्य प्रेसिडेंसीज के साथ गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे और उनके संदर्भ में जो उनके संबंध थे उसको और अधिक स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि हमने पहला भी चर्चा की है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनके आपस में संबंध किस तरह के होंगे, क्योंकि दोनों अन्य प्रेसिडेंसीज यानी कि मद्रास और बम्बई को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया था, लेकिन क्षेत्र अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं थे। अधीनता की मात्रा क्या होगी या किस हद तक गवर्नर जनरल को ये अधिकार होगा कि वो अन्य प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं उनको आदेशित कर सके, तो ये अस्पष्टता को दूर करते हुए इस प्रावधान में कहा गया कि युद्ध, शांति और राजस्व के मामले में पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का आदेश इसमें मान्य होगा, और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को युद्ध, शांति और राजस्व के मामले में अन्य प्रेसिडेंसीज के गवर्नर और उनकी परिषद को आदेश देने की अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। यानी कि अब ये स्पष्टता से परिभाषित कर दिया गया कि अन्य प्रेसिडेंसीज यानी कि बम्बई और मद्रास जो है पूर्णतः युद्ध, शांति और राजस्व के मामले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि फोर्ट विलियम के अधीन होंगे। वो स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं कर पाएंगे, जैसा कि वो पूर्व में इमरजेंसी या स्थिति की नज़ाकत या त्वरित गति से कार्य करने के नाम पर जो है फोर्ट विलियम यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के आदेशों की अवहेलना कर देते थे। तो अब वो स्थिति को इस एक्ट के माध्यम से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध, शांति और राजस्व के मामले में कम से कम इन 3 बिंदुओं पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के आदेश प्रेसिडेंसीज के गवर्नर और उनकी काउंसिल को मानने ही पड़ेंगे और उनको लागू करना पड़ेगा। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अगला जो बिंदु है कि प्रेसिडेंसी के स्तर पर भी गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए। प्रेसिडेंसीज यानी कि बम्बई और मद्रास की जो गवर्नर थे उनकी भी एक काउंसिल हुआ करती थी जिनके माध्यम से वो अपना कार्य संचालन करते थे, तो उसमें भी 4 सदस्य थे। अब उनको भी 3 कर दिया गया, जिसमें एक प्रेसिडेंसी का सेनापति वो भी एक्स ऑफिसो उसका एक सदस्य बना दिया गया। यानी कि जो भी पद पर क्योंकि प्रेसिडेंसीज के स्तर पर भी सेनाएं हुआ करती थी, तो उनका भी एक कमांडर होता था। भारतवर्ष के लिए कमांडर होता था जो कि गवर्नर जनरल के काउंसिल का पदेन सदस्य बन गया। उसी तरह से प्रेसिडेंसीज के स्तर पर जो काउंसिल होती थी जिसमें भी 4 सदस्य थे, अब 3 कर दिए गए, और वहाँ प्रेसिडेंसीज का जो कमांडर होता था वो एक्स ऑफिसो यानी कि पदेन रूप से उस कार्यकारिणी का या उस परिषद का सदस्य मान लिया गया। स्पष्ट कर दिया गया कि मद्रास और बंगाल जो हैं मद्रास और बम्बई जो है कलकत्ता के अधीन होंगे, यानी कि फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होंगे। गवर्नर जनरल युद्ध, कूटनीति, राजस्व के मामले में गवर्नर्स को आदेश दे सकता था, और जिसकी अवज्ञा में यदि गवर्नर प्रेसिडेंसीज की जो गवर्नर्स थे यदि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फोर्ट विलियम के आदेशों की अवहेलना करते थे, तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो गवर्नर्स को सस्पेंड कर सकता था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि ये सस्पेंशन का जो अधिकार है गवर्नर जनरल को पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सत्ता का एक केंद्रीकरण इस एक्ट के माध्यम से किया गया, और सत्ता का जो केंद्र था वो फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाने की कोशिश इस एक्ट के माध्यम से की गई। अगला जो बिंदु आता है कि गवर्नर और उसकी परिषद की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही की जाती थी, ये हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन क्राउन को अब उन्हें वापस बुलाने और हटाने का अधिकार दिया गया। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि क्राउन जो था, क्योंकि हालांकि ये बात तय है कि गवर्नर और उसकी परिषद की नियुक्ति और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की नियुक्ति भी कंपनी के द्वारा ही की जाती थी, किंतु इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि हमने पहले देखा कि 1782 का जो संवैधानिक संकट था उसमें संसद के द्वारा आदेश दिए जाने के पश्चात भी कंपनी ने अपने अधिकारियों को ना हटाया ना वापस बुलाया, तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को पुनः इतिहास में ना दोहराई जाए, इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्ट के माध्यम से बिल्कुल साफ कर दिया गया कि क्राउन को अब गवर्नर, उसकी परिषद, गवर्नर जनरल, उसकी परिषद या अन्य किसी अधिकारी को वापस बुलाने का अधिकार था। अब इस एक्ट की क्योंकि हमने चर्चा कर ली है, मुख्य प्रावधानों को देख लिया है, तो 1784 के एक्ट का क्या महत्व है, या इसके महत्व पर चर्चा करने से पहले हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या कुछ कमियां थी या सब कुछ अच्छा था। तो इस एक्ट की कुछ कमियां थी, बाद में जब
कार्य रूप इसको दिया गया, तो कुछ कमियां उभर कर आएँ जिसकी हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर लें। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों की दोनों जो संस्थाएं थीं, जो दोनों की दोनों समितियां थीं, वो पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका निर्माण पिट्स एक्ट के माध्यम से किया गया, इसमें नौकरशाही हावी हो गई, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रिया इस तरह की थी कि दोनों संस्थाएं और समितियां जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह के प्रति सीधे रूप में उत्तरदायी नहीं थी। तो यहाँ पर इन दोनों ही समितियों में ब्रिटिश नौकरशाही काफ़ी हावी होने लगी, और इस तरह से जब नौकरशाही हावी होती है तो नौकरशाही के साथ जो दुर्गुण और जो नेगेटिव्स आते हैं वो सभी की सभी नेगेटिव से 1784 के एक्ट के कार्यकरण में भी अपने आप शामिल हो गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हिस्ट्री है, वहाँ जो पार्लियामेंट के विकास की जो कहानी है, उसमें एक कॉमन कह लीजिए कि एक मूल्य उभर कर आता है कि सुलह की प्रकृति, क्योंकि और ये सुलह की प्रकृति ब्रिटिश उदारवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप ही थी। वहाँ की जो लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण हुआ उसमें सुलह यानी कि आपसी बातचीत, सुलह, समझौता, समझाइश बुझाइश, ये जो लोकतंत्र का आधार होते हैं और जो कि उदारवादी दृष्टिकोण से बहुत ही निकट से जुड़े हुए हैं, ये जो प्रवृत्ति थी, यही प्रवृत्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में भी प्रभावी हुई। तो कई मामलों में मतभेद होने के पश्चात भी दोनों ही आपस में मिलजुल कर सुलह की प्रकृति के माध्यम से अपने मतभेदों को निपटाते थे। तो ये एक परिणाम ऐसा निकला कि जिस प्रभावी नियंत्रण के टूल के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश प्रवृत्ति सुलह समझौते की रही है, तो वो जो नियंत्रणकारी शक्तियाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई थी, तो इस प्रवृत्ति के कारण वो कुछ हद तक अप्रभावी सिद्ध हुई, क्योंकि मतभेद की स्थिति में नियम अनुसार ये उम्मीद की जाती थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कठोर निर्णय लेगा, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश प्रवृत्ति थी, उदारवादी थी, सुलह समझौते पर आधारित थी, तो यहाँ पर जो नियंत्रणकारी अधिकारिता के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया था, वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, कुछ हद तक उसमें गिरावट भी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किसी पॉलिटिकल थ्योरी के आधार पर नहीं किया गया था और ठीक तरीके से इस बात को विचारित नहीं किया गया था कि दोनों में किस तरह के संबंध होंगे। तो ये एक तरह का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी एक कमजोरी के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी एक स्थिति ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गुप्त समिति के माध्यम से अपने जो प्रेषण हैं, खासतौर से सैन्य और नागरिक और राजस्व मामलों में भेजने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति ये थी, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर से ही के माध्यम से ही होती थी। तो ऐसी स्थिति में अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसी तरह के पॉलिसीज़ या आदेश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भिजवाता था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि भारत में है वो उस पॉलिसी को अपनाएं और उसको लागू करें। तो यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि एक ड्यूल कंट्रोल करने वाले मैकेनिज़्म का निर्माण इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पर भ्रम उत्पन्न होना आवश्यक था। अब कंपनी स्थित जो, चाहे हम गवर्नर जनरल की बात करें या प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर्स की बात करें या कमांडर इन चीफ की बात करें या प्रेसिडेंसियों के कमांडर की बात करें, तो इनके ऊपर दो अधिकारिता थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। तो ऐसी स्थिति में भ्रम उत्पन्न होना आवश्यक था और कई बार इसमें नीतियों को कार्य रूप देने में भी काफ़ी बाधा उत्पन्न होती थी। प्रक्रियागत खामी इसमें काफ़ी प्रतीत होती है, काफ़ी प्रेषण में देरी होती थी, एक त्वरित गति से उस तरह से उस समय संचारण के साधन नहीं थे, तो काफ़ी समय डिस्पैच में और उसके जवाब आने में काफ़ी समय लगता था। तो ऐसी स्थिति में भी पॉलिसी लैग्स काफ़ी हुआ करते थे और उस हिसाब से भी ये एक्ट उतना प्रभावी रूप से हमको दिखाई नहीं देता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हालांकि संसद के द्वारा नियुक्त किया गया था, संसद के द्वारा पारित एक्ट के माध्यम से इसको मूर्त रूप दिया गया था, लेकिन कहीं भी वो किस रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, इस बात का उल्लेख पिट्स इंडिया एक्ट में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा नकारात्मक
चीज़ इस एक्ट के बारे में उभर कर आती है। सब कुछ ही गलत नहीं था, सब कुछ ही डिमेरिट्स नहीं थे, कुछ मेरिट्स भी थे। थोड़ी सी चर्चा उन पर भी कर लेते हैं कि पहली बार आपने जैसा कि चर्चा के दौरान आया कि कंपनी की जो संपत्तियां थी भारत में, चाहे वो भूभाग हो या अन्य संपत्तियां हो, पहली बार ब्रिटिश पोजीशन के रूप में उनको घोषित किया गया। स्पष्ट रूप से ये निर्धारित कर दिया गया है कि कंपनी के अधीन जो भी भूभाग हैं, जो भी शासन प्रशासन संपत्तियां हैं, वो सब की सब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटेन के पोजीशन में हैं, उनका अधिकारिता में है। दूसरा, राजनीतिक, सैन्य और नागरिक मामलों में इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये भी एक सकारात्मक बात थी। और कंपनी के जो अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल थे, उसके चार्टर जिसके माध्यम से वो अपना एकाधिकार व्यापार भारत में करते थे, तो क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कंपनी को एक असंवैधानिक ठहराने का कुछ कंपनी विरोधी लोगों के द्वारा जो प्रयास अक्सर किया जाता था, उस पर भी एक रोक लगा दी गई, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि कंपनी के अधीन ब्रिटिश जो भी संपत्तियां हैं वो ब्रिटिश पोजीशन में हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी असंवैधानिक नहीं है, उसका एक कानूनी दर्जा है, कानूनी व्यक्तित्व है, जिसको कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बनने से सारे के सारे कंपनी के अधिकार छिन गए थे। जैसा कि हमने बार बार कहा है कि नियुक्ति का और हटाने का अधिकार कंपनी के पास था, और ख़ास तौर से वाणिज्यिक मामलों में कंपनी अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना कामकाज कर सकती थी। वाणिज्यिक मामलों में, कमर्शियल मामलों में किसी भी तरीके से इन एक्ट ने कंपनी के कारोबार को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि इस एक्ट में कुछ कमियां भी थी और कुछ इसके लाभ भी थे। तो आइए इसका तुलनात्मक अध्ययन हम इस 1784 के एक्ट के महत्व के रूप में कर लेते हैं। प्रमुख बिंदुओं पर इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पुस्तक का स्नैपशॉट है, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। भारत अधिनियम ने, पिट्स इंडिया एक्ट को भारत अधिनियम भी कहा जाता है, प्रेसिडेंसी सरकार को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में पूरी तरह से कर दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, चर्चा कर चुके हैं हम। यह अधिनियम के एक खंड में निर्दिष्ट किया गया था कि कलकत्ता के निर्देशों को प्रेसिडेंसी गवर्नर द्वारा किसी भी प्रकार की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप उनका निलंबन होगा। इस तरह भारत अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश कब्जे के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीकरण इस एक्ट के माध्यम से किया गया और शक्ति का जो केंद्र था वो फोर्ट विलियम यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया। भारत अधिनियम, दूसरा बिंदु, भारत अधिनियम ने कंपनी के मालिकों की राजनीतिक शक्ति को गंभीर झटका दिया था। बात हम यहाँ कर रहे हैं कंपनी के मालिक, प्रोप्राइटर्स की बात हम कर रहे हैं, निदेशक मंडल की बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी के जो मालिक हुआ करते थे, क्योंकि निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के मालिकों के द्वारा, कि जो शेयर धारक थे उन शेयर धारकों के द्वारा ही किया जाता था। तो उनके जो राजनीतिक अधिकार कंपनी के माध्यम से भारत के प्रशासन पर थे, उसको एक बड़ा गंभीर झटका इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। उन्हें नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विधिवत अनुमोदित निदेशकों के निर्णयों को बदलने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो उनके पास एक शक्ति हुआ करती थी कि निदेशक मंडल, क्योंकि निदेशक मंडल केवल एक संचालन समिति थी, एक प्रबंध समिति थी, तो मालिकों यानी कि जो शेयर धारक थे उनके पास ये शक्ति थी कि वो विधिवत निदेशकों के द्वारा अनुमोदित निर्णयों को बदलने की अधिकारिता रखते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से शेयर धारकों की ये जो शक्ति थी इसको समाप्त कर दिया गया, उन्हें उनसे वंचित कर दिया गया। वे भारत में नागरिक और सैन्य प्रशासन में अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि निदेशक मंडल के वाणिज्यिक अधिकार अभी भी बने हुए थे। वाणिज्यिक अधिकारों को कंपनी के शेयरधारक या जो मालिक हुआ करते थे वो परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन सैन्य और राजनीतिक मामलों में उनकी ये शक्ति इस एक्ट के माध्यम से छीन ली गई थी। अब वो सैन्य और नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्हें लाभांश प्राप्त करने और निदेशकों के चुनाव में भाग लेने से संतुष्ट रहने के लिए छोड़ दिया गया था। अब उनका सिर्फ इतना ही काम था, सैन्य और प्रशासनिक मामलों में वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, कंपनी के वाणिज्यिक मामलों में निश्चित रूप से, क्योंकि कंपनी उनकी थी, तो वहाँ पर उनका अधिकारिता और हस्तक्षेप करने की शक्ति को बनाए रखा गया था। तीसरा जो बिंदु है, भारत में सरकार के प्रशासन में भी सुधार देखने को मिला था। काउंसिलों द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के कारण हेस्टिंग को अपने कर्तव्य निभाने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
उसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी। प्रेसिडेंसियों को पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया था और गवर्नर जनरल अब प्रभावी ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। कास्टिंग वोट की हमने चर्चा की, इसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए और भारत में सरकार के कामकाज में काफ़ी सुधार कर सकता था। ऐसा कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान काफ़ी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो ये हम कॉर्नवालिस जो अगला एक्ट की चर्चा करेंगे, कॉर्नवालिस को हम उसमें विस्तारपूर्वक डिस्कशन में करेंगे, क्योंकि उसने अपनी शर्तों पर भारत में गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया था। उसकी एक प्रमुख शर्त ये थी कि उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये दोनों पद एक व्यक्ति को सौंपे। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन। चौथा बिंदु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत अधिनियम 1784 गवर्नर जनरल को गृह मंत्रालय के करीब ले आया। तो गवर्नर जनरल जो कि पहले पूरी तरह निदेशक मंडल के अधीन होता था और सारा की सारा कम्युनिकेशन उसका उसी के माध्यम से होता था, अब कुछ मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये आदेश, ये अधिकारिता दी गई थी कि वो सीधे गवर्नर जनरल को अपने अधिकार प्रेषित कर सकता था। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से गवर्नर जनरल अब गृह मंत्रालय के करीब आ गया था और क्राउन के मंत्रालय के साथ उसके सीधे राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। इससे गवर्नर जनरल की पद की शक्ति और प्रभाव में काफ़ी वृद्धि इस एक्ट के माध्यम से हमको आगे चलकर देखने को मिली। भारत अधिनियम ने भारत शासकों के साथ कंपनी के रिश्तों को एक नई परिभाषा दी। इस अधिनियम ने भारत के नए क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हमने पूर्व के वीडियो में भी चर्चा की थी कि विलियम पिट्स जो थे वो कंपनी की विस्तारवादी नीतियों से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिश प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की ठेस ना पहुँचे कि ब्रिटेन जो है भूभागों पर कब्जा करने की सरकारी प्रवृत्ति लेकर चलता है। तो इस बात को कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए विलियम पिट्स ने इस एक्ट में इस चीज़ का एक प्रावधान किया कि भारत में नए क्षेत्रों में कंपनी हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी, यानी कि उनका अधिग्रहण नहीं करेगी या उनको ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का कूटनीतिक या प्रयास नहीं करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। अब इसमें सीधे सीधे युद्ध की जगह भारत में आधुनिक राजनीति का खेल शुरू हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे के एक्टों में करेंगे। और 84 के एक्ट के महत्व पे बात करते हुए जो अंतिम बिंदु हमारे सामने आता है कि भारत अधिनियम 1784 ने लंदन में नियंत्रण बोर्ड के रूप में सरकार की एक प्रणाली की स्थापना की, जिसने 1858 तक भारत में कंपनी के माध्यम से शासन किया। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सीधे कार्यकारी शक्तियाँ नहीं थी, परंतु वो इन शक्तियों का परोक्ष रूप से निदेशक मंडल के माध्यम से प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी प्रशासन पर और कंपनी के निदेशक मंडल के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण था। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है, तो इसे हम अब समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और वीडियो व्याख्यान के बारे में कोई कमी या कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव हैं या जो अपने प्रश्न हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनका जो भी संभावित और यथोचित उत्तर हो सकता है वो हम आपको प्रदान करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।